हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि हमारी रियासतों की सीरीज़ चल रही है, रियासतों में हमने प्रमुखतः कौन कौन सी रियासतें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने कौन सी रियासत पढ़ी थी? गोंडवाना रियासत पढ़ी थी। कौन सी? गोंडवाना रियासत पढ़ी थी। गोंडवाना के बाद फिर दूसरे नंबर पे हमने बुंदेलखंड रियासत पढ़ी थी, और बुंदेलखंड के बाद फिर बघेलखंड के बाद फिर हमने होलकर रियासत पढ़ी, और नंबर 5 आज हम पढ़ रहे हैं सिंधिया रियासत। सिंधिया रियासत के बाद जो आखिरी रियासत बचती है वो कौन सी है? भोपाल रियासत है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कौन सी रियासत पढ़ेंगे? भोपाल रियासत पढ़ेंगे। अब सिंधिया रियासत में हम जब देखते हैं तो सिंधिया रियासत में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिंधिया रियासत में हम पढ़ेंगे परिचय, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख शासक। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे उनका जो स्थापत्य है। ठीक है, स्थापत्य। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे क्या है? प्रशासनिक योगदान। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? तो इस तरीके से हमारे जो क्या है महत्वपूर्ण उनके समय पे क्या क्या घटनाएं हुई वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। परिचय, प्रमुख शासक, स्थापत्य और प्रमुख घटनाएं। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले इसमें भी वही कि आपसे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे आपसे देखो 3 नंबर में जो क्वेश्चन बनेंगे या प्रश्न जो 3 नंबर का फ्रेम होगा वो पूछा जाएगा आपसे प्रमुख जैसे शासकों के बारे में। ठीक है, शासकों में पूछ दिया जाए राणोजी सिंधिया कौन थे। ठीक है, या राणोजी सिंधिया पर अपनी टिप्पणी करिए। मतलब अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे बनेंगे तो क्या बनेंगे? पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व। ठीक है, नंबर 2 कोई घटना। घटना कैसे? जैसे आपसे पूछ दिया जाए क्या कि आप ये बताइए जो संधि हुई, कौन कौन सी संधि हुई? जैसे ग्वालियर की संधि हुई। ठीक है, या पूछ दिया जाए वसीन की संधि हुई। ठीक है, तो कोई घटना से रिलेटेड। ठीक है, या फिर कोई स्थापत्य में 3 नंबर का पूछ दिया जाए जैसे विक्टोरिया महल, जॉर्ज कैसल महल, या फिर जैसे वसीन की संधि या बुरहानपुर की संधि, बुरहानपुर की। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे किसी व्यक्तित्व या किसी घटना को लेके या किसी स्थापत्य को लेके 3 नंबर में, तो आपको 3 पॉइंट याद रखने। ठीक है, व्यक्तित्व में इसमें कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी जैसे राणोजी सिंधिया हो गए। ठीक है, उसके बाद अपने जैसे महादजी सिंधिया हो गए, सिंधिया। ठीक है, उसके बाद अपने महादजी सिंधिया के बाद इसमें बैजाबाई हैं। ठीक है, बैजाबाई जो कि पिछली बार 2020 में पूछा गया, बैजाबाई। ठीक है, तो इस तरीके जो क्वेश्चन बनेंगे जो व्यक्तित्व से वो, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इनके समय की कोई घटना पूछ दी जाए, इन्होंने क्या उज्जैन से ग्वालियर राजधानी ट्रांसफ़र करी। ठीक है, या फिर 1857 की क्रांति। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ग्वालियर रियासत के बारे में बताइए। ठीक है, या पूछ दिया जाए ग्वालियर रियासत का प्रशासनिक योगदान या प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताइए, या ग्वालियर रियासत का स्थापत्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे बन सकते हैं। किसी व्यक्तित्व में 5 नंबर का मुश्किल ही ये बने, लेकिन चूंकि महादजी सिंधिया ग्वालियर रियासत में एक महान शासक हुए, उनके बारे में काफ़ी पॉइंट हैं। ठीक है, तो महादजी सिंधिया के बारे में आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आपको पता ही है 11 मार्क्स में तो आपसे क्या पूछा जाएगा? पूरी रियासत ही पूछी जाएगी, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि ग्वालियर रियासत के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, या सामाजिक व्यवस्था, या ग्वालियर रियासत के व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है, फ्रेम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक शासक को उठाते हैं और बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे जो है
परिचय की बात ही करेंगे, ठीक है। क्या? ग्वालियर रियासत की परिचय। तो ग्वालियर रियासत का परिचय की बात करें तो क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैले थे? चंबल नदी का जो पूरा उत्तरी भाग है, ठीक है। आप ये मैप देख सकते हैं ग्वालियर रियासत का, ठीक है। उसके अलावा अब इनके जो स्टार्टिंग में ये क्या थे, ये भी होलकरों के समान थे। कैसे होलकर? जब पेशवा बाजीराव ने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो उस समय क्या था, इनके साथ कौन कौन? होलकर आए थे, ठीक है, सिंधिया आए और पवार आए थे, ठीक। तो इनको अपने अपने क्षेत्र दे दिए गए थे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो 1726 में क्या हुआ, 1726 में जो पेशवा ने राणोजी सिंधिया को क्या है, ग्वालियर का क्षेत्र दिया। किसने? पेशवा ने किसको दिया? राणोजी सिंधिया को, जिन्होंने कहाँ पे अपना शासन स्टार्ट किया? उज्जैन को राजधानी बनाया, उज्जैन क्षेत्र पर इन्होंने पूरा शासन स्टार्ट किया, ठीक है। 1729 में क्या होता है? 1729 में होता है अमझेरे की लड़ाई। अमझेरा का युद्ध होता है जिसमें क्या है, राणोजी क्या करते हैं? विजयी होते हैं। राणोजी वीरता का परिचय देते हैं। तो पेशवा क्या करता है? इनको होलकर वंश के समान भागीदारी देता है और इन्हें उज्जैन, कौन कौन से क्षेत्र देता है? उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर, ठीक है, ये क्षेत्र इन्हें दिए जाते हैं। तो उसके अलावा 1731 में क्या होता है? मराठा क्षेत्र विभाजन से मराठा क्षेत्र का विभाजन हो जाता है, ठीक है। और जो राणोजी सिंधिया हैं उनको कौन सा? ग्वालियर क्षेत्र दे दिया जाता है, ठीक है। मालवा का ग्वालियर रीजन है जो कि इन्हें दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा परिचय हो गया, ठीक है, किसके? ग्वालियर रियासत के बारे में। अब हम एक एक शासक को उठाएंगे। शासक सबसे पहले कौन आएंगे? राणोजी सिंधिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हैं वो भी हम बात कर लें। जैसे प्रमुख शासक कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले हैं राणोजी सिंधिया या राणोजी शिंदे, महादजी सिंधिया, दौलत राव, जनकोजी राव, जियाजी राव या इन्हें भागीरथ राव भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा माधवराव सिंधिया और आखिरी हैं जो जीवाजी राव सिंधिया, 1947 में ये रहते हैं, ठीक है। मध्य भारत का इन्हें क्या भी बनाया जाता है? अंतिम गवर्नर भी बनाया जाता है। अब इसके साथ हमारे होते हैं शासकों की लिस्ट शुरू। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? राणोजी सिंधिया की। राणोजी सिंधिया के बारे में बात करें तो इनके जो व्यक्तित्व या परिचय है वो क्या है? देखो, राणोजी सिंधिया क्या है, एक जब जो स्टार्टिंग में किसी पेशवा की सेना में भर्ती होते हैं तो काफ़ी छोटे पद पे रहते हैं। कहते हैं ये मोची का काम करते थे स्टार्टिंग में राणोजी सिंधिया, ठीक है। लेकिन यही है योग्यता, पेशवा की योग्यता, पेशवा इन्हें क्या करता है? योग्य समझता है, ठीक, इनकी योग्यता को पहचानता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये प्रारंभ में जब सेवक रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं? सेवक की भूमिका में आते हैं। और इनके जो पिताजी रहते हैं वो कौन है? जानकोजी राव। 1750 में क्या होता है? राणोजी सिंधिया उज्जैन क्षेत्र को क्या करते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो टेन्योर पीरियड है या कितनी अवधि तक इन्होंने शासन किया, तो इनका जो शासन होता है 1726 से स्टार्ट होता है और 45 तक चलता है, ठीक है। 1726 में ये क्या बनते हैं? 1726 में ये मालवा जो क्षेत्र में ये मराठा विजय के क्या बनते हैं? प्रभारी बनते हैं, प्रभारी। और 1731 ये यहाँ पे गलत लिख गया है, क्या है? 1731, ठीक है। 1731 में क्या होता है? उज्जैन को अपनी राजधानी बनाते हैं। इनके द्वारा जो प्रमुख युद्ध हैं जिसमें भाग लिया गया उसमें एक तो अमझेरा का युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद शूकर खेड़ा का युद्ध,
इस तरीके 2 युद्धों में ये भाग लेते हैं। और जो स्थापत्य है, राणोजी सिंधिया बताते हैं कि जो इनके सेनापति हैं उन्होंने क्या महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके बारे में क्या क्या हो गया, परिचय हो गया, सेवक के रूप में आते हैं ये। ठीक है, किसके रूप में आते हैं, सेवक के रूप में आते हैं, लेकिन अपनी कुशलता और योग्यता के बल पर ये क्या है, पूरी ग्वालियर रियासत के प्रथम शासक तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जिनका अवधि या टेन्योर है, कब 1726 में ये शासक बनते हैं और 45 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा उज्जैन को अपना कार्य क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा किस किस युद्ध में, अमझेरा के युद्ध में भाग लेते हैं और शूकर खेड़ा के युद्ध में भाग लेते हैं। इनका जो स्थापत्य है वो क्या है, महाकालेश्वर मंदिर इन्होंने नहीं, लेकिन हाँ इनके सेनापति ने बनाया, तो शासक के रूप में इनका योगदान अहम हो जाता है। तो क्या है, महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया। ठीक है, तो इस तरीके से राणोजी सिंधिया हो गए। अब इसके बाद जो प्रमुख शासक आते हैं, और कहा जाता है कि ग्वालियर रियासत में सबसे शक्तिशाली शासक कोई हुआ है, तो वो कौन हुआ है, तुम्हारे महादजी सिंधिया। ठीक है, अब महादजी सिंधिया क्यों प्रमुख शासक हुए उसके बारे में हम भी बात करेंगे। ठीक है, तो इनका जो अवधि है, इनका जो टेन्योर पीरियड है वो कब से कब तक रहता है, अवधि इनकी कब से कब तक है, 1761 से लेके 1794 तक। ठीक है, परिचय क्या है, इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये राणोजी सिंधिया के कौन थे, उत्तराधिकारी थे। ठीक, और सबसे महान शासक हैं, सबसे महान शासक हैं। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध में सिंधिया रियासत की तरफ से किसने, महादजी सिंधिया ने भाग लिया। और ये इकलौते ऐसे मराठा सरदार थे जो कि जीवित बचे थे। ठीक है, जीवित बचे थे। ठीक है, अब इनकी योग्यता या कुशलता के बारे में बात करें, मतलब ऐसे क्या क्या काम किए जिससे इन्हें महान शासक बोला जाता है। देखो, इनके जो प्रमुख कार्य थे, प्रमुख कार्य इनके क्या क्या हैं, उनका हम वर्णन करते हैं। ठीक है, प्रमुख कार्य क्या थे, सबसे पहले पेशवा से अलग उत्तर भारत में इन्होंने क्या किया, पेशवा से अलग उत्तर भारत में इन्होंने क्या, अपनी मराठा शक्ति का विस्तार किया। दूसरा इनका जो कार्य था, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध में 1761 में जो हुआ था, उसमें इकलौते मराठा सरदार बचे थे। ठीक है, इकलौता मराठा शासक जो कि जीवित बचे। ठीक है, उसके अलावा तीसरा, इन्होंने ग्वालियर साम्राज्य को मराठा साम्राज्य की अग्रणी सैन्य शक्ति बनाया था। क्या है, जो ग्वालियर रियासत है वो मराठा की सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में ये उभरे। ठीक है, ग्वालियर रियासत है जो क्या है, मराठाओं की जो ब्रांचें थी उसमें सबसे शक्तिशाली ब्रांच कौन थी, इनके समय पे ग्वालियर रियासत। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने शाह आलम को संरक्षण दिया, जो दिल्ली का शासक था, कौन, शाह आलम को संरक्षण दिया। ठीक है, अगला इन्होंने जाट शक्ति का सफाया किया। किसका, जो जाट शक्ति थी उसका सफाया किया। उसके अलावा जो पश्तून के रोहिला थे, कौन, पश्तून के रोहिला, उनको परास्त किया। प्रथम आंग्ल मराठा इनके समय युद्ध हुआ जिसमें ये क्या करें, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1782 में सालाबाई की संधि होती है। ठीक है, उसके अलावा 1782 में ये एक और कार्य क्या करते हैं, जो तैमूर शाह दुर्रानी है, कौन, तैमूर शाह दुर्रानी, उसको क्या करते हैं, ये पराजित करते हैं, क्योंकि वो उस समय क्या है, पंजाब पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अफगानों को क्या करा इन्होंने, खदेड़, राज्य से बाहर खदेड़ दिया। किसको, अफगानों को। सोमनाथ के जो स्वर्ण द्वार थे, जिसको सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके चुरा ले गया था, तो सोमनाथ के जो क्या थे,
स्वर्ण के जो द्वार थे उनको क्या है ये लेके आए, लेकिन सोमनाथ मंदिर में क्या किया, उन द्वारों को लेने से मना कर दिया और बाद में ये कहाँ है, उज्जैन में रख दिए गए। ठीक है, उसके अलावा अगला क्या किया इन्होंने, जो पूना में महाराष्ट्र संघ है, का महाराष्ट्र संघ, उसको इन्होंने क्या किया, मजबूती प्रदान की। तो इस तरीके से इन्होंने अपने समय पर कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करवाए जिससे इन्हें क्या है, महान शासक कहा जाता है। ठीक है, ग्वालियर रियासत का महान शासक कहा जाता है। अब देखो आप ये देख सकते हो, इनके परिचय हो गया। अब इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हो गए। सबसे पहले महादजी सिंधिया ने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया और उसके अलावा तृतीय युद्ध में ये जीवित बचे और उत्तर भारत में मराठा शक्ति को इन्होंने क्या किया, पुनः जीवित कराया। ठीक है, मराठा शक्ति को क्या इन्होंने किया, मजबूत किया। ठीक है, उसके अलावा ग्वालियर साम्राज्य को मराठा साम्राज्य के अग्रणी साम्राज्य बनाया। उसके अलावा 1771 में शाह आलम द्वितीय के साथ दिल्ली आने के बाद उसे क्या है, संरक्षण प्रदान किया। मथुरा की जो जाट शक्ति थी उसका इन्होंने क्या किया, सफाया किया। पश्तून रोहिलाओं की शक्तियों को समाप्त किया। ठीक है, नाजीबाबाद पर कब्जा किया। उसके अलावा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है उसमें क्या है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़गांव की लड़ाई में क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों को हराया। उसके अलावा सालाबाई की जो संधि 1782 में किस किस के मध्य होती है, पेशवा और अंग्रेजों के मध्य जब संधि होती है। ठीक है, किस किस के मध्य होती है, पेशवा और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, उसके अगला कार्य इनके द्वारा जो प्रमुख क्या था, 1782 में ये क्या है, तैमूर शाह दुर्रानी को भी पराजित करते हैं। 1790 में राजपूतों को पराजित करके नर्मदा से लेकर सतलज तक अपने राज्य क्षेत्र का ये क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। ठीक है, पूना में मराठा संघ को मजबूत करने का कार्य करते हैं, परंतु ये क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 1793 में लाखोरी के युद्ध में तुकोजी होलकर को पराजित करते हैं। किसको, तुकोजी, जो होलकर राजवंश के शासक थे, तुकोजी होलकर को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। चूँकि तुकोजी होलकर भी मराठाओं संघ के ही भाग हैं तो इस चीज़ को क्या करते हैं, जीत भले ही जाते हैं लेकिन इसका इन्हें अफसोस होता है और इसको क्या है, शोक दिवस के रूप में ये मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में। ठीक है, उसके अलावा सोमनाथ के मंदिर के जो 3 दरवाजे उन्हें वापस लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इनके द्वारा क्या है, बहुत सारे प्रमुख कार्य कराए गए। ठीक है, एक महान शक्तिशाली शासक थे ये। ठीक, तो आप इस चीज़ को क्या करो, इनके जो प्रमुख कार्य हैं इनको आप एक स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको PDF टाइम टू टाइम मेरे ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए, इसमें लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्या है, ग्रुप में जुड़ जाएं और जो भी PDF आपको चाहिए तो वो वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो अगले शासक हमारे कौन आते हैं, दौलत राव सिंधिया। देखो दौलत राव सिंधिया, इनका जो दौलत राव सिंधिया से पहले कौन आते हैं, महादजी शिंदे। ठीक है, कौन, महादजी शिंदे। ठीक है, उसके बाद महादजी शिंदे के बाद कौन आते हैं, दौलत राव। तो दौलत राव क्या होते हैं, महादजी ने जो आनंद राव के पुत्र, किसको, देखो अब इनका बात करें, क्या होता है, महादजी शिंदे के कोई पुत्र नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता है, कोई पुत्र नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, आनंद राव के पुत्र को गोद ले लेते हैं और उसको राजगद्दी सौंप देते हैं। तो जो आनंद राव का पुत्र था वही कौन है, दौलत राव सिंधिया है। ठीक है, तो दौलत राव सिंधिया के बारे में क्या क्या है, इनका जो अवधि टेन्योर है वो कब से कब तक है, 1794 से लेके 1843 तक। कब, 1843। अब परिचय, यही परिचय में क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है, इनको गोद लेते हैं महादजी सिंधिया। ठीक है, और 15 वर्ष की आयु में, कब, 15 वर्ष की आयु में इनको क्या है, राजगद्दी या ग्वालियर राजवंश का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, कारी बना दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये कई उपाधियों से नवाजे जाते हैं। ठीक, कौन कौन सी, जैसे ग्वालियर के महाराज, उसके अलावा अमीर उल अमर, ठीक है, उसके अलावा जो दौलत राव सिंधिया हैं, इनके समय पे क्या होता है, जो द्वितीय
और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 1801 में क्या होता है, यशवंत राव होलकर इनके राज्य पर आक्रमण कर देता है और कई क्षेत्रों में इनको हरा देता है। उसके अलावा वो क्या करता है, यशवंत राव होलकर सिंधिया और पेशवा की जो संयुक्त सेना है उसको भी हरा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, दौलत राव सिंधिया ने क्या क्या इनके समय पे क्या क्या काम हो रहा है। एक तो ये इनका जो परिचय है वो क्या है कि 15 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं। ठीक है, क्योंकि महादजी सिंधिया इनको गोद ले लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा दौलत राव सिंधिया के समय पे दो महत्वपूर्ण क्या होते हैं, मतलब दो युद्ध होते हैं। कौन से, एंग्लो मराठा युद्ध होता है प्रथम और द्वितीय। उसके अलावा यशवंत राव होलकर है, कौन, यशवंत राव होलकर हैं जो इनको पराजित करते हैं और इनके कई क्षेत्रों पर क्या कर लेते हैं, विजित कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दौलत राव सिंधिया हैं, ठीक है, उन्होंने एक प्रमुख कार्य क्या किया था। जो सिंधियाओं का क्या है, प्रारंभिक राजधानी क्या रहती है, उज्जैन रहती है। क्या रहती है, उज्जैन। और ये क्या करते हैं, उज्जैन से राजधानी ट्रांसफ़र करके कहाँ ले आते हैं, ग्वालियर अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके समय पे और क्या होता है इनके समय पे जो प्रमुख होते हैं, युद्ध होते हैं, जैसे 1802 में सिंधिया और पेशवा की जो संयुक्त सेना है उसको कौन, यशवंत राव होलकर हरा देता है। ठीक है, फिर क्या होती है, वशीन की संधि होती है। ठीक है, कौन सी, वशीन की संधि। ठीक है, तो इस काल को क्या बोला जाता है, अशांति का काल बोला जाता है, अशांति का काल। ठीक है, उसके अलावा 1803 में क्या होता है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। कौन सी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जिसमें कौन कौन 1803 में होती है, कौन कौन होते हैं, अंग्रेज होते हैं और मराठा। ठीक है, ये कब होती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होती है। कब होती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होती है। ठीक है, राइटिंग तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब होती है, समय अवधि कब होती है, 1803 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के मध्य कौन कौन है, अंग्रेज और मराठे। इसमें होता क्या है, अंग्रेज और मराठाओं के मध्य में होती है। कब होती है, जब द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध होता है उसके बाद, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। ठीक है, इसमें का परिणाम क्या निकलता है, मतलब इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, जो दौलत राव सिंधिया हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश रेजिमेंट अपने राज्य में रखनी पड़ेगी। ठीक है, कौन, ब्रिटिश रेजिमेंट। उसके अलावा जो गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है, वो किसको देना पड़ेगा, अंग्रेजों को। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। ठीक है, गंगा जमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो किसको देना पड़ेगा, अंग्रेज को देना पड़ेगा। उसके अलावा जो दौलत राव सिंधिया हैं उनकी क्या है, जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त कर दी गई, ठीक है, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है, कब, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। कब, अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध, जो तृतीय बोलते हैं या अंतिम बोलते हैं, अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध, इसमें क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग होता है गवर्नर। इसमें जो क्या है कि जो पिंडरियां हैं, पिंडरियों का क्या हो जाता है, दमन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दौलत राव सिंधिया के टाइम पे आते आते ये शासक बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और इनके समय पे एक घटना और क्या प्रमुख होती है, कोडरला का युद्ध भी होता है। क्या होता है, कोडरला का युद्ध। कोडरला के युद्ध में होता क्या है
इसमें ये होता है 1794 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में, हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है। तो इसमें जो कारण क्या रहता है, जो हैदराबाद के निज़ाम से बकायचू वसूल, मतलब वही चौथ और सरदेश मुखी जैसे कर थे, वो क्या है हैदराबाद के निज़ाम से वसूल किए जा रहे थे, जिनका क्या कर रहा था, वो विरोध कर रहा था, ठीक है। और परिणाम क्या निकलता है इस युद्ध का, परिणाम ये निकलता है कि हैदराबाद के निज़ाम की पराजय होती है, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम की पराजय होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करें, दौलत राव सिंधिया के समय की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हो गई, उन्हें एक फ्रेम में कैसे करेंगे। देखो, अवधि टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1794 से लेकर 1843 तक ये शासन करते हैं। परिचय, ये आनंद राव के पुत्र रहते हैं, लेकिन महादजी सिंधिया इनको क्या कर लेते हैं, अपनी गोद ले लेते हैं। 15 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, 1810 में अपनी राजधानी कहाँ, उज्जैन से लेके ग्वालियर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके अलावा क्या क्या प्रमुख कार्य कराए, मतलब इनके समय पे जो प्रमुख घटनाएं या कार्य क्या थे। दौलत राव सिंधिया ने द्वितीय और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। उसके अलावा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दौलत राव क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं और अंग्रेजों के साथ इनको क्या करनी पड़ती है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ती है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि में क्या क्या इनके लिए शर्तें रखी जाती हैं, जो गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र है वो अब इनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा इन्हें अपने शासन में क्या रखनी पड़ेगी, अंग्रेजों की एक रेजिमेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। अंग्रेजों की रेजिमेंट क्या करेगी, इन्हें जो विदेशी मामले हैं और सैन्य मामले हैं उनमें क्या करेगी, सलाह देगी, ठीक है। उसके अलावा दौलत राव सिंधिया की सुरजी अर्जुन गांव की संधि में क्या है, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जा सकता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है सुरजी अर्जुन गांव की संधि क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अवधि बताएंगे, 1803 में होती है। किस किस के मध्य होती है, अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य होती है, जिसमें क्या है, क्या शर्तें रखी जाती हैं। शर्त ये रखी जाती है कि जो सिंधिया हैं, कौन, दौलत राव सिंधिया हैं, वो गंगा जमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो इनको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है कि दौलत राव सिंधिया उनकी स्वतंत्रता को क्या है, यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और तीसरी शर्त ये रखी जाती है कि अब एक रेजिमेंट रहेगी ग्वालियर शासन के अंदर, ठीक है, एक सेना रहेगी और एक अंग्रेजों का एक अधिकारी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इनके समय पे जो प्रमुख युद्ध हैं कौन कौन से, कुडलरा का युद्ध। कुडलरा का युद्ध में क्या होता है, कुडलरा का युद्ध होता है 1794 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है, देखो, निज़ाम, ठीक है, निज़ाम और दौलत राव सिंधिया के मध्य, जिसमें क्या है कारण, क्योंकि मराठा क्या कर रहे थे, अपने जो क्षेत्र अधीन नहीं थे या फिर जो शासक थे उन पर बकायची वसूल कर रहे थे, ठीक है। बकायची एक तरीके का क्या होता है, कर होता है, टैक्स। परिणाम क्या होता है, इसमें निज़ाम की पराजय होती है और निज़ाम क्या है, बकायची देने के लिए विवश होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रमुख इनके दौलत राव सिंधिया के समय के युद्ध हो गए, ठीक है। अब हम इनके समय पे अन्य युद्ध हैं, जैसे 1801 में क्या है, यशवंत राव होलकर इन पर आक्रमण करता है। जब यशवंत राव होलकर इन पर आक्रमण करता है तो वो क्या करता है, इनके कई क्षेत्रों को विजित कर लेता है, ठीक है। और 1802 में यशवंत राव होलकर क्या करता है, इनकी मतलब सिंधिया की और पेशवा की संयुक्त सेना को क्या कर देता है, वो पराजित कर देता है। जब संयुक्त सेना को पराजित कर देता है तो फिर क्या होती है, वसीन की संधि होती है, ठीक है, जिसमें क्या है, अंग्रेज को ये सर्वशक्तिमान मान देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या है, आपके कौन हो गए, दौलत राव सिंधिया हो चुके हैं, ठीक है। अब दौलत राव सिंधिया के बाद जो हम अगले शासक पढ़ते हैं वो कौन है, हमारे जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय, ठीक है। जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय,
इनका जो अवधि काल है, जो इनके जो शासन का समय है वो कब से कब तक रहता है, इनकी जो अवधि पीरियड है वो रहती है 1827 से लेके और 1843 तक। परिचय इनके बारे में ये कहा जाता है, चूँकि इनको क्या बोलते बाल अवस्था में शासन मिल जाता है, तो इनकी जो शासन का संचालन है वो कौन करती हैं, बैजाबाई करती। कौन करते हैं इनके शासन का संचालन, इनकी माता बैजाबाई। ठीक है, ठीक है। बैजाबाई, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MPPSC 2020 के पेपर फर्स्ट, बैजाबाई का 3 नंबर में पूछा है। तो आप बैजाबाई के बारे में क्या बताओगे? देखो, बैजाबाई के बारे में आप 3 चीज़ें क्या बोलोगे। बैजाबाई, एक तो ये जनकोजी राव सिंधिया के संरक्षिका के रूप में कार्य करती। किसके रूप में? संरक्षिका के रूप में कार्य करती। दूसरा, अंग्रेज इनको क्या करते थे, सम्मान देते थे। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक स्थापत्य जो निर्माण कराया था वो क्या कराया था, बैजा ताल, जो कि कहाँ है, मोती महल ग्वालियर के पास। तो अगर आपसे बैजाबाई पूछी जाती हैं, क्योंकि अब एक बार पूछ लिया, शायद ही है कि दोबारा पूछा जाए, लेकिन हाँ कहीं भी आ सकता है, तो आप क्या है, बैजाबाई, एक तो इन्होंने जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय के संरक्षिका के रूप में कार्य किया। दूसरा, इन्होंने बैजा ताल का निर्माण कराया। तीसरा, ये अंग्रेजों से क्या थी, सम्मान प्राप्त महिला थी। ठीक। अब उसके अलावा बैजाबाई ने कब 1832 तक शासन की बागडोर संभाली, संरक्षिका के रूप में काम किया। फिर जनकोजी राव द्वितीय जब क्या हो गए, प्रौढ़ अवस्था के हो गए, तो फिर क्या इन्होंने शासन की बागडोर क्या है, अपने हाथों में ले ली। ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा प्रमुख कार्य क्या थे, इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य थे वो क्या थे, एक मिनट, इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, किसको, ठगी प्रथा को समाप्त किया। मक्का पद्धति पर रोक लगाई। कर्नल अभय के साथ सेना का क्या किया, इन्होंने गठन किया। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है, जनकोजी राव सिंधिया के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या है, ये 4-5 पॉइंट अपने याद रखना। कब, शासन अवधि 1827 से लेकर 1843 तक। ठीक है। परिचय, राज्य का संचालन स्टार्टिंग में कौन करता है, बैजाबाई करती हैं। 1832 में ये सत्ता को खुद अपने हाथ में लेते हैं। कार्य क्या क्या किए इन्होंने, ठगी प्रथा को समाप्त करवाया। ठीक है। मक्का पद्धति पर रोक लगाई। ठीक है। उसके अलावा क्या है, कर्नल अभय के साथ इन्होंने क्या किया, सेना का गठन किया। ठीक है। अब जो अगले शासक हैं जिनका नाम है जियाजी राव सिंधिया। ठीक है। जियाजी राव सिंधिया या भागीरथ राव सिंधिया भी इनको बोला जाता है। अब भागीरथ राव सिंधिया के हम बारे में बात करें तो इनके बारे में हम क्या क्या बात करेंगे। जियाजी राव सिंधिया ये हमारे लिए प्रमुख शासक इसलिए भी हो जाते हैं कि इनके समय पे एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो है 1857 की क्रांति। क्या, 1857 की क्रांति, क्योंकि इनका जो अवधि टेन्योर पीरियड है वो कब से लेकर 1843 से लेकर 1886 ईस्वी। अब देखो 1857 की क्रांति में क्या होता है, आपको भी पता है, हम मालवा रीजन पढ़ के आए, जिसमें हम बुंदेलखंड रियासत पढ़ के आए, बघेलखंड रियासत पढ़ के आए। देखो ये बात सही है कि शासकों ने निश्चित ही मतलब डायरेक्ट रूप से समर्थन बहुत कम ही किया, जैसे रीवा के शासक भी हमने पढ़े। ठीक है। उन्होंने 1857 की प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं किया था, लेकिन आंतरिक रूप से क्या है, क्रांतिकारियों का समर्थन किया। जैसे ही हम पढ़ते हैं इंदौर होलकर रियासत, इंदौर होलकर रियासत में क्या होता है, ये भी अंग्रेज़ों का ही समर्थन करते हैं, क्योंकि जब मऊ से हम देखते हैं कि मऊ से सेना क्या करती है, विद्रोह करती है, और इंदौर में सादत खां के नेतृत्व में जब होलकर सेना विद्रोह करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो होलकर शासक है वो भी क्या कर रहे होते हैं, अंग्रेज़ों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हें बाहर निकालने में सहायता करते हैं। लेकिन जयाजी राव सिंधिया के समय क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि जब 1857 की क्रांति होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आती है, झांसी की रानी इनसे क्या है, सहायता मांगने आती है। ये सहायता के लिए मना तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं ये ग्वालियर के किले को छोड़ के ये कहाँ है, आगरा चले जाते हैं। तो
स्वतंत्र जो 1857 की क्रांति का जो संघर्ष है, उसमें अगर कोई सबसे बदनाम शासक है वो है जयाजी राव सिंधिया। कहा जाता है इन्होंने धोखा दिया, ठीक है, या अंग्रेज़ों का साथ दिया। अब देखो हकीकत कुछ भी रही हो, ऐसे बहुत से शासक हैं जिन्होंने, जैसे भोपाल रियासत में हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। होलकर रियासत को भी पढ़ेंगे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन क्या है, एक नायिका के रूप में कौन उभरी उस समय? झांसी की रानी उभरी, और उन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी, ठीक है, बलिदान दे दिया, ठीक है। और उस समय वो एक क्रांतिकारी के रूप में, एक महिला होने के बावजूद भी उन्होंने क्या है, संघर्ष का रास्ता चुना। अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन जयाजी राव एक मतलब मराठा साम्राज्य के शासक, जिन मराठाओं, इन्हीं मराठाओं में जैसे कई प्रमुख शासक हुए, कौन, जैसे महादजी सिंधिया को हम पढ़ते हैं, दौलत राव सिंधिया को पढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या है, अंग्रेज़ों के समक्ष घुटने नहीं टेके थे, ठीक है। क्या है, उनसे बहादुरी से लड़े और उनसे युद्ध किया। पराजय भी हुई, कई संधियाँ भी हुई, लेकिन इन्होंने जो जयाजी राव सिंधिया, इन्होंने क्या है, एक तरीके से घुटने और अंग्रेज़ों के सामने समर्पण जैसी घटनाएं इनकी आई। इसलिए क्या है, इन्हें सिंधिया वंश में सबसे बदनाम शासकों में इनको गिना जाता है। लेकिन अब इनकी चलो बात करते हैं, ये घटनाएँ छोड़ो, ये इतिहास बताएगा, और इतिहास बताता है कि क्या है अपना, ये नहीं है अपना क्या चीज़ पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे अवधि, टेन्योर पीरियड। इनका जो शासनकाल है वो 1843 से लेके 1886 तक ये क्या करते हैं, शासन की बागडोर इनके हाथ में रहती है। इनके समय की जो प्रमुख घटना है वो क्या रहती है, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में ये कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ठीक है। इनके जो प्रमुख कार्य थे, इनके जो प्रमुख कार्य थे वो क्या क्या है, इनके जो प्रमुख कार्य हैं, इन्होंने कई विकास के कार्य किए, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का निर्माण कराया, ठीक है। क्या कराया, इन्होंने क्या करवाया, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर की निर्माण कराया, ठीक है। उसके अलावा मोती महल, जयविलास पैलेस, मोती महल, ग्वालियर की सबसे सुंदर जो बिल्डिंग है वो कौन सी है, जयविलास पैलेस। आगे चल के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैंने ये स्थापत्य के 5 क्वेश्चन दिए हैं, एंड में आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, बताना कौन कौन, तो याद रखना, ठीक है। जयविलास पैलेस, ठीक है, कंपू की कोठी, कोटेश्वर मंदिर, ठीक है। उसके अलावा ग्वालियर किले की 4 दीवाली, ठीक है। उसके अलावा जो इन्होंने क्या 1861 में इन्हें कई पदवियां, मतलब उपाधि भी दी गई अंग्रेज़ों द्वारा। कैसी, 1861 में इनको नाइट ग्रेड कमांडर से नवाया गया, ठीक है। उसी के अलावा महारानी विक्टोरिया अवार्ड से भी 1877 में इनको नवाया गया। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन बन सकता है, इनके प्रमुख कार्य के बारे में बने या ना बने, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बन सकता है 5 नंबर में, वो ये बन सकता है, सिंधिया रियासत का 1857 में क्या योगदान रहा। तो उस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो जयाजी राव सिंधिया की जो भूमिका है 1857 की क्रांति में, वो क्या है, उसको हम एक तरीके से अलग स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, 1857 की क्रांति का विद्रोह होता है, और जो जयाजी राव सिंधिया, इनकी सेना भी क्या कर देती, ग्वालियर में, ग्वालियर रियासत की जो सेना है वो भी 1857 की क्रांति में क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है, ठीक है। तो जयाजी राव की सेना ने 1857 की क्रांति में क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट कर दिया। जो कानपुर, बिठूर, झांसी में मारकाट के बाद क्या है, सारी सेनाएं कहाँ पहुँचती हैं, ग्वालियर पहुँचती हैं, ठीक है। जब झांसी की रानी ग्वालियर पहुँचती हैं तो जयाजी राव सिंधिया क्या करते हैं, परिवार की जो महिलाएँ हैं उनको कहाँ भेज देते हैं, नरवर, जो कि शिवपुरी में, नरवर शिवपुरी के किले में पहुँचा देते हैं, और स्वयं कहाँ चले जाते हैं, स्वयं चले जाते हैं आगरा। देखो बस इनका यही दोष था कि इन्होंने संरक्षण तो किसी को नहीं दिया, बस यही था कि ये जो युद्ध भूमि है या रणभूमि है वहाँ से छोड़ के चले जाते, ठीक है। उसके अलावा इनके समय पे क्या है, जब जयाजी राव ने लक्ष्मीबाई के लिए अपनी क्या क्या छोड़ दी, सेना वहीं पे छोड़ दी और अपना सारा खजाना, ठीक है। इन्होंने खजाने की चाबी भी किसको दे रखी थी, खजाने की चाबी अपने खजाची अमरचंद भाटिया को दे रखी थी, ठीक है। और ये बोल दिया था कि ये चाबी किसको, लक्ष्मीबाई को सौंप दें, ठीक है। उसके अलावा जो अमरचंद भाटिया, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अमरचंद भाटिया का
योगदान बताइए कौन है, मतलब एक पर्सनैलिटी नाम दे दें और आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये क्या थे, खजांची थे, जिसने किसके थे, जयाजीराव सिंधिया के। ठीक है, इन्होंने क्या था, खजाना दिया था किसको, लक्ष्मीबाई को। ठीक है, और बाद में इनको भी, अमरचंद भाटिया को भी क्या है, फांसी दे दी गई थी ग्वालियर में। ठीक, उसके अलावा आप क्या रखोगे याद इसमें, विद्रोह की समाप्ति के बाद ग्वालियर पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का, जो कि कब तक रहा, 1886 तक यहाँ पर क्या रहती है, मुरार में अंग्रेजों की छावनी रहती है। ठीक है, तो आप 1857 की क्रांति में क्या है, 5-6 पॉइंट ये याद रखना। ठीक है, अब 1857 की क्रांति के बाद हम किसको पढ़ेंगे, जयाजीराव के बाद माधवराव सिंधिया। किसको पढ़ेंगे, अगले शासक हमारे कौन है, माधवराव सिंधिया। अब माधवराव सिंधिया का जो शासन काल है वो कब, यहाँ पे देशभक्ति की भावना 1885 में कांग्रेस बन जाती है, राष्ट्र में क्या है, एक देशभक्ति की भावना का प्रादुर्भाव हो चुका होता है। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं सिंधिया अंग्रेजों के अधीन पूर्णतः हो चुके होते हैं। ठीक है, उस समय तक अंग्रेज भी बहुत मजबूत हो चुके, तो इनका जो अवधि पीरियड है वो कितना रहता है, वो रहता है 1886 से लेके 1925 तक। ठीक है, इसमें इनका जो परिचय है वो क्या है, ये भी किशोर अवस्था में इनको शासन मिल जाता है। तो इनकी जो शासन की बागडोर है वो कौन, एक काउंसिल संभालती है। ठीक है, ब्रिटिश इनको क्या है, एक प्रगतिशील शासक के रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के कई सम्मान प्राप्त हुए, जैसे किंग एडवर्ड सप्तम, मानद सहयोगी डी के, ठीक है, ऐसे कई इन्हें अवार्ड, केसरी हिंद की उपाधि भी इनको मिलती है। ठीक है, उसके अलावा इनके जो प्रमुख कार्य हैं, क्या इनके जो प्रमुख कार्य हैं माधवराव सिंधिया के, वो क्या है, माधवराव सिंधिया क्या करते हैं, कन्या विद्यालय का निर्माण कराते हैं, ग्वालियर में महाविद्यालय का निर्माण कराते हैं, संगीत कला पर विशेष प्रसार हुआ इनके समय पे, संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाते हैं, पहली नगर पालिका का गठन किया, वहीं पे पहली पंचायत का भी इन्होंने गठन करवाया, मजलिस-ए-आम और मजलिस-ए-कानून नामक संस्था का गठन किया, ग्वालियर क्षेत्र में PWD डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग जैसे कई विभागों की इन्होंने स्थापना की। इनके जो स्थापत्य हैं, इन्होंने जयविलास पैलेस को पूर्ण करवाया, कमला राजा भवन का निर्माण करवाया, विक्टोरिया महाविद्यालय, लाल कोठी पैलेस, कोठी पैलेस, उज्जैन महाविद्यालय और कई सिंधिया के जो शासक थे, सिंधिया शासक थे, उनकी छत्रियों का इन्होंने निर्माण कराया। ठीक, तो इस तरीके से इनका स्थापत्य हो गया। इनके द्वारा प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए वो हो, ठीक है, उसके अलावा इनका परिचय। ठीक है, कार्य, आप इनके कार्य याद रखना और स्थापत्य को याद रखना। ठीक है, अब माधवराव सिंधिया का, अब हम अगर आपसे पूछ दिया जाए माधवराव सिंधिया के योगदान बताइए। ठीक है, क्या, माधवराव सिंधिया का योगदान। ठीक है, तो माधवराव सिंधिया के योगदान में हम क्या बता सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, कन्या विद्यालय और महाविद्यालयों का निर्माण कराया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया, संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर घराना, जो कि आप देखते हैं इसमें कई प्रमुख हुए, जैसे हाफिज़ खां, मंसूर खां। ठीक है, तो ग्वालियर घराने की स्थापना किसने कराई, माधवराव सिंधिया। ठीक है, उसके अलावा शिक्षा, संगीत और न्यायपालिका का गठन किया। ठीक है, PWD डिपार्टमेंट बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से, और स्थापत्य में इनका योगदान क्या क्या है, स्थापत्य में जयविलास पैलेस को इन्होंने पूर्ण करवाया, उसके अलावा कमला राजा भवन, कमला राजा भवन जो कि आज कमला राजा हॉस्पिटल के नाम से है ग्वालियर में, इसको इन्होंने ही निर्माण करवाया था। ठीक है, विक्टोरिया महाविद्यालय, विक्टोरिया महाविद्यालय। ठीक है, और कई जो ग्वालियर के पास जो कि सिंधिया वंश की छावनी है, छत्रियाँ हैं, उनका निर्माण माधवराव सिंधिया ने करवाया। तो आप इनके योगदान में अगर पूछा जाता है 3 नंबर में या 5 नंबर में, तो आप क्या लिखोगे, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और स्थापत्य के क्षेत्र में इन्होंने कई प्रमुख कार्य कराए। ठीक है, अब माधवराव सिंधिया के बाद जो अगले शासक हमारे आते हैं वो कौन आते हैं,
अगले शासक हैं या फिर अब अंतिम शासक हैं, क्योंकि उसके बाद हम क्या भारत को क्या मिल जाती, आज़ादी मिल जाती। ठीक है, जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है, कौन अगले शासक कौन है, जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है, इनका जो अवधि टेन्योर पीरियड है वो कितना रहता है, 1925 से लेकर 1947 तक शासन करते हैं। ठीक है, 1956 में इनको क्या है, जब भारत आज़ाद हो जाता है और जिस मतलब बाहर सारी रियासतों का विलय हो जाता है, तो उसके बाद क्या है, नेहरू इनको क्या करते हैं, मध्य भारत का राज्य प्रमुख इनको नियुक्त करते हैं। ठीक, इनके द्वारा प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो जॉर्ज कैसल भवन है, जो कि कहाँ पर है, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है, उसका निर्माण कराया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये मतलब इस भवन के बारे में क्या बात करें तो ये कैसी कौन सी शैली है, ये ब्रिटिश और एशियन शैली का मिश्रण है, जिसका निर्माण 1911 में किया जाता है। जब दिल्ली दरबार लगता है तो कौन, जॉर्ज पंचम पधार रहे होते हैं, उनके लिए जॉर्ज कैसल भवन बनवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप में अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा जो क्वेश्चन बन सकेगा, कैसा बनेगा, जॉर्ज कैसल भवन के बारे में बताइए। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए जीवाजीराव सिंधिया के बारे में पूछा जाए तो क्या बताओगे, इनके समय देश को आज़ादी मिलती है, उसके बाद नेहरू इनको क्या करते हैं, 1956 तक मध्य भारत प्रांत का इनको गवर्नर नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इनका जो शासन टेन्योर है 1925 से लेकर 1947 तक रहता है। तो इस तरीके से हमारे सारे शासक हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे जैसे पूछा जाए जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, निर्माण 1911 में। ठीक है, किसने करवाया, जीवाजीराव सिंधिया ने। ठीक है, उसके अलावा शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य एशियन व ब्रिटानिया शैली में बना हुआ है। जॉर्ज पंचम के जब दिल्ली दरबार के लिए आ रहे थे तो उस समय इसको बनवाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्या हो गए, सारे प्रमुख शासक हो गए। अब हम पढ़ेंगे ग्वालियर रियासत में जो स्वतंत्रता के बाद देखो स्वतंत्रता तक पूछे गए हैं, तो स्वतंत्रता के बाद के जो शासक हैं उन्हें तो हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंधिया रियासत का विवरण पढ़ेंगे। कैसे विवरण, इनके जो योगदान है या कार्य है, ठीक है, कैसे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति करवाई, किस किस की, दीवान की, मजूमदार की, फडनवीस और कमाविसदार। ठीक है, कौन कौन, दीवान, ठीक है, मजूमदार, फडनवीस और कमाविसदार जैसे कई अधिकारियों की नियुक्ति करवाई। राजधानी 1810 में क्या है, इन्होंने राजधानी ट्रांसफ़र करवाई उज्जैन से ग्वालियर, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, सैन्य व्यवस्था, सरजमदारों को युद्ध भूमि पर अपनी उपस्थिति देनी पड़ती थी। ठीक है, उसके अलावा महाजी सिंधिया ने सेना को कैसा बनाया, आधुनिक बनाया। ठीक है, उसको सैन्य प्रशिक्षण कैसा है, आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण दिया गया सेना को। अंग्रेज़ों से संधि कब, 1818 में दौलत राव ने अंग्रेज़ों के साथ क्या कर ली, संधि। ठीक है, जिसे मंदसौर की संधि बोली जाती, मराठाओं के साथ हुई थी। उसके अलावा क्षेत्र विस्तार, ग्वालियर, मेट, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, उज्जैन और नीमच क्षेत्र पूरा आता है। ठीक है, अब हम बात करें इनकी शासन व्यवस्था की। राज्य को इन्होंने दो भागों में बांट दिया था। कैसे, पहला भाग जो उत्तरी भाग था उसमें आते थे ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, ईसागढ़, बिलसा और नरवर, जो कि शिवपुरी का पुराना नाम है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे भाग मालवा क्षेत्र आता था, जिसमें उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और अमजेरा आते थे। ठीक है, इन्होंने जिलों को छोटे छोटे भाग परगना में बांटा और परगनों को हल्कों में बांटा। ठीक है, गांव या हल्का भी बोला जाता था। इसके अलावा अब इनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करें तो देखो, मराठा चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे जब किसी पर आक्रमण करते थे। उसके अलावा जो इनकी आय का प्रमुख साधन था वो क्या था, कृषि भूमि से लिया जाने वाला कर। तो जो राजस्व व्यवस्था थी राणोजी सिंधिया ने कैसी बनाई, सरजामशाही प्रदान की। ठीक है, भूमि का जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था भूमि का, कर वसूली, इजारेदारी व्यवस्था प्रचलित थी। कैसी, इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, उसके अलावा अधिकारी वसूली हेतु अमीन नियुक्त करे, मजूमदार थे, ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी या कानूनगो, ठीक है, जिन्हें मुकदम भी कहा जाता था। विभाग जैसे देवस्थान विभाग, पूजा पाठ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने विभागों की स्थापना करवाई। ठीक है, उसके अलावा
अब इनके जो सामाजिक परिदृश्य हैं, समाज की स्थिति उस समय कैसी थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, ठगी प्रथा थी, ठीक है, जिसका अंत कौन करता है, श्रीमन करता है। न्याय व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें विद्यमान थी, ठीक है। केंद्र में कौन अंतिम शासन, अंतिम निर्णय कौन करता था, राजा करता था। महिला शिक्षा के लिए इन्होंने कई कार्य करवाए, जैसे कन्या विद्यालय, महाविद्यालय, संगीत को बढ़ावा दिलवाया, ठीक है। कल्याणकारी राज्य जैसे कि अस्पतालों का निर्माण करवाया, विद्यालयों को निर्माण करवाया। अब उसके अलावा हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि मंदिरों का निर्माण अधिकतम कैसी, नागर शैली द्वारा, ठीक है। छत्रियों का निर्माण, जैसे राणोजी शिंदे की छत्री कहाँ है, सुजालपुर में है। दौलत राव सिंधिया की छत्री कहाँ है, ग्वालियर में है। माधवराव सिंधिया की छत्री कहाँ है, वो कहाँ पर है, शिवपुरी में है। मूर्तिकला को बढ़ावा, जो कि कैसे, मराठा शैली का जिस पर प्रभाव था, ठीक है। संगीत को बढ़ावा दिया, ग्वालियर घराने की स्थापना करी। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, ये हमारी ग्वालियर रियासत का पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब ग्वालियर रियासत सिंधिया का जो रियासत है उसका विवरण हो गया। अब हम छोटे छोटे प्रश्न उठाएंगे कि किस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि साथ ही साथ में हम क्वेश्चन भी करते ही जाते हैं। जैसे अभी इतना सारा पढ़ लिया, अब अगर पूछे जाएँ कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप बता पाएंगे, ठीक है। अब जैसे पूछा जाए ग्वालियर रियासत, आपसे 3 पॉइंट बोल ले जाएँ, आप लिखोगे कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं, 3। संस्थापक आप लिखते जाओ, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। पढ़ाता आया हूँ, अब इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मतलब इतना पढ़ के आए वीडियो, तो आप यहाँ पे ये तो बताते जाएंगे। तो देखो संस्थापक कौन है, राणोजी सिंधिया, ठीक है। कब से कब तक, 1731 से लेके कब, 1948 तक, ठीक है। उसके अलावा राजधानी कहाँ थी इनकी, प्रारंभ में उज्जैन थी, ठीक है। फिर बाद में कहाँ आ गई, ग्वालियर आ गई। अब ग्वालियर रियासत में आप प्रमुख शासक भी लिख सकते हैं, क्षेत्र भी लिख सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या क्या लिख रहे हैं। तो इस तरीके 3 पॉइंट आपके हो गए। फिर जैसे अगला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कब, 1782 में, किस किस के मध्य, इसमें मराठा और अंग्रेज, ठीक है, मराठा और अंग्रेज। प्रावधान क्या था इस संधि में, प्रावधान क्या था इस संधि में, यह प्रस्ताव रखा गया था कि सवाई माधवराव को पेशवा बनाया जाए और रघुनाथ राव को आजीवन पेंशन के रूप में बड़ी रकम दे दी जाए, ठीक है। उसके अलावा इसका जो परिणाम निकलता है वो क्या निकलता है, 1782 में हुई इस संधि के बाद राजपूत राज्यों में, विशेषकर राजस्थान के जो जोधपुर और जयपुर के साथ साथ पाटन और मेवा पर क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा पंजाब पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो अपन सालाबाई की संधि बस समय याद रखो किस किस के मध्य हुई, ठीक है, क्या प्रावधान थे और क्या परिणाम हुआ, ठीक है। उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि मैं आपको बता ही चुका हूँ। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब, 1803 में होती है, कब, 1803 ईस्वी में, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है, प्रावधान थे, अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के मध्य होती है, अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के मध्य। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है, देखो संधि में ये प्रावधान किया जाता है कि जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, क्या, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो अब क्या है, अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। दूसरा जो ग्वालियर रेजिमेंट है, ये ग्वालियर रियासत में क्या है, अंग्रेजी सेना रहेगी, ठीक है। और एक अंग्रेजों का एक राजनीतिक वहाँ पर बैठेगा, ठीक है। परिणाम क्या निकलता है, अर्जुन गांव की संधि के द्वारा जो सिंधिया रियासत है, सिंधिया की स्वतंत्रता क्या है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और ग्वालियर रियासत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब खाने का विस्ती क्या है, ये पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि खाने का विस्ती के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें क्या किया, जो माधवराव प्रथम है, जो महादजी सिंधिया थे वो घायल हो जाते हैं, ठीक है। और घायल महादजी सिंधिया को ये क्या करता है, यमुना नदी पार कराकर प्राण बचाने वाला, ठीक है। उसके अलावा महादजी द्वारा इसको क्या है, जब शासक बन जाते हैं तो इसको क्या है, जागीर देते हैं, ठीक। तो आप क्या है, इनके बारे में खाने का विस्ती के बारे में क्या है, जो महादजी सिंधिया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में जब घायल होकर लौट रहे होते हैं तो यमुना पार कराता है ये, ठीक है, कौन, खाने का विस्ती, जिसको बाद में वो क्या है, जागीर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर,
गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर क्या है, इसकी स्थापना सिंधिया शासक जो माधवराव प्रथम द्वारा 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में की जाती है। ठीक है। उसके अलावा 9 सदस्यों की एक संयुक्त कमेटी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर अर्थात ग्वालियर सरकार भी जिसको कहा जाता है। ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, दो चीज़ें, एक तो इसमें 19वीं शताब्दी के अंत में कौन बनाता है इसको, माधवराव प्रथम। ठीक है, माधवराव प्रथम बनाते हैं। ठीक है। 9 सदस्यों की कमेटी होती है जो क्या है सारे विकास के कार्य देखती है। ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन बने, जैसे यहाँ से जॉर्ज कैसल भवन। ठीक है, जॉर्ज कैसल भवन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या क्या बताओगे, निर्माण कब हुआ, 1911 में। ठीक है। उसके अलावा जॉर्ज कैसल भवन के बारे में आप क्या बताओगे, दूसरा ये बताओगे इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, निर्माण, उसके अलावा ये कहाँ पर अवस्थित है, तो निर्माण किसने, जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया। ठीक है, कहाँ पर है ये, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। ठीक है। उसके अलावा ये कौन कौन सी इसमें शैली यूज़ की गई, पार्चन व इतावली शैली यूज़ की गई है। ठीक है, जॉर्ज पंचम जब ग्वालियर दरबार के लिए, दिल्ली दरबार के लिए आते हैं तो उनके लिए इसको बनवाया गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप जॉर्ज कैसल भवन के बारे में, बैजाबाई जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बैजाबाई ग्वालियर शहर बैजाबाई। ठीक है, बैजाबाई क्या है, सिंधिया वंश की एक रानी थी, सिंधिया वंश की रानी थी। ठीक है। दौलत राव सिंधिया की जब 1827 में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो ये क्या करती हैं, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया, बैजा ताल का निर्माण करवाया। उसके अलावा जो वाराणसी में गंगा किनारे सिंधिया घाट का निर्माण भी इन्होंने कराया। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं महारानी ताराबाई सिंधिया। ठीक है, महारानी ताराबाई सिंधिया, जानको ये किसकी पत्नी रहती हैं, महारानी ताराबाई सिंधिया, ये पत्नी रहती हैं जानकोजी राव सिंधिया की। ठीक है, जानकोजी राव सिंधिया की पत्नी रहती हैं। ठीक है। 1843 में इनके पति की मृत्यु के पश्चात ये क्या करती हैं, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। ठीक है। अब उसके अलावा लेखा दिल्लेश्वरी, ये जरूर याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो लेखा दिल्लेश्वरी है वो किसको बोला जाता है, विजया राजे सिंधिया को। ठीक है। इनका जन्म क्या है, मध्य प्रदेश के सागर में होता है। ग्वालियर में इनको क्या बोला जाता है, राजमाता के रूप में बोला जाता है। बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में ये एक रही थी, कई बार सांसद चुनी गई। ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद रखना। ठीक है। और इनका जो विवाह है वो किसके साथ होता है, जीवाजी राव सिंधिया के साथ। और अगला जो कौन है, शहीर अमीरचंद भाटिया। शहीर अमीरचंद भाटिया मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन है ये। 1857 की जब क्रांति होती है, क्या होती है, 1857 की जब क्रांति होती है तो ये क्या होता है, सिंधिया रियासत में खरायची होता है, मतलब खजाने का रखवाला ये होता है। ठीक है। उसके अलावा ये रानी जो जयाजी राव सिंधिया हैं वो क्या करते हैं, इसको जयाजी राव सिंधिया इसको क्या कर देते हैं, चाबी दे जाते हैं पूरे खजाने की कि आप लक्ष्मीबाई को ये खजाना सौंप देना। ठीक है। और बाद में इसको सराफा जो कि ग्वालियर में, वहाँ पे इसको क्या कर दे दी जाते हैं, फांसी दे दी जाती है। तो आप इसको भी याद रखना, शहीद अमरचंद भाटिया। ठीक है। विक्टोरिया भवन हो गया, विक्टोरिया भवन, विक्टोरिया भवन का जो आप आज ग्वालियर में बाड़े पर जाते होंगे तो स्थित पाश्चात्य शैली से निर्माणित, कैसा, पाश्चात्य शैली का भवन है। ठीक है। उसके अलावा इस भवन का निर्माण बड़े आयोजकों को ध्यान में रखते हुए राजा जॉर्ज पंचम जब ग्वालियर आ रहे थे, कौन, जॉर्ज पंचम ग्वालियर जब पधार रहे थे तो उनके लिए इसको निर्माण कराया गया था। इसमें क्या है, लाल चूना पत्थर का उपयोग किया गया। ठीक है। और कैसी है, पाश्चात्य शैली। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रमुख हो गए। ठीक है। अब हम
कुछ आपको एक स्लाइड में हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिनके स्थापत्य की आप बस मुझे बताते जाइए कि ये क्या है और कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और किसने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले जयविलास महल, ठीक है। जयविलास महल का निर्माण किसने करवाया, कहाँ पर है, ये ग्वालियर में स्थित है, जिसको जयविलास पैलेस भी कहा जाता है। किसके लिए इसको निर्माण करवाया गया, किंग एडवर्ड के आगमन, ठीक है, कौन, किंग एडवर्ड के आगमन पर, ठीक है। बाद में ये वास्तुकार कौन है इसके, माइकल फिरोज, ठीक है। और ये कैसी है, इटालियन कला, कौन सी कला है, इटालियन कला। और इसमें जो फर्श है वो कौन सा, इटालियन मार्बल इसमें लगी हुई, ठीक है। उसके अलावा अगला है जो है हमारा लाल कोठी ग्वालियर, ठीक है। लाल कोठी कहाँ पर है, ग्वालियर में अवस्थित है, ठीक है। जिसका निर्माण किसने कराया, जियाजीराव ने। फिर सिंधिया वंश की कई छत्री हैं जिनका किसी ने जो ग्वालियर की छत्री हैं, शिवपुरी की छत्री हैं, ठीक है, इस तरीके। और अगला है वो है हमारा जॉर्ज कैसल महल, जो कि कहाँ है, शिवपुरी में जॉर्ज पंचम के पधारने के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये भी कैसा है, वेस्टर्न शैली और इंडियन शैली का मिक्सचर है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, इनका प्रमुख स्थापत्य, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, ग्वालियर रियासत यहाँ पर होती है समाप्त। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।